क्या अभी तक आप लोग फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़े हैं? तो हम आप लोगों के समक्ष 40 ऐसे वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि फिजिक्स की पूरा के पूरा कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो चुका है। अर्थात 70 में 70 की ओर अग्रसर करेंगे, एकदम 0 से 70 में 70 की ओर। और सबसे बड़ा बात, इस 40 खल्लास फिजिक्स खल्लास की कहानी में यह होगा कि एक सब्जेक्टिव क्लियर करने के बाद उससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है एकदम आप लोगों से क्लियर हो जाएगा, जो कि विगत 15 वर्षों से पूछा हुआ प्रश्न है। उसके साथ साथ आगामी जिस प्रश्न को आने की संभावना है उसको सोल्व करने में आप लोगों के कुछ भी परेशानी नहीं होगी। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कृपया 5 मिनट आप लोग अपने आप को संभाल कर बैठ जाइए। उसके बाद आप लोगों को महसूस हो जाएगा कि एकदम बेटर ने बेस्ट की तैयारी की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। चलिए एकदम मन को शांति करके चलते हैं। देखिए आप लोगों के समक्ष पहला सब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है। जिस जिस सब्जेक्टिव प्रश्न के अंतर्गत इस सब्जेक्टिव को क्लियर करने के बाद 9 ऑब्जेक्टिव आपके पास एकदम झोली में चला आएगा। तो इन सभी बातों को भुलाकर डायरेक्ट हम शुरू करते हैं प्रश्न सब्जेक्टिव की ओर। और थोड़ा एकदम मक्खन लगा के धीरे धीरे पढ़ेंगे, परेशानी नहीं होगा। देखो कह रहा है आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व तथा आवेश का आयतन घनत्व को परिभाषित करें। इसका एस आई मात्रक एवं विमा को लिखें। एकदम हल्का कहानी है। 3 प्रश्न आपका सब्जेक्टिव यहां से क्लियर होने जा रहा है। आप थोड़ा सा गौर से देखना है कि अब देखो एकदम आराम से, कुछ बोलने ने है नहीं कहता है और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो एकरे में देखो ना, आवेश का रेखीय घनत्व, ये मामला रिलेटेड है वितरण से। वितरण का मतलब होता है छितराना, आवेश को छितराने से रिलेटेड संबंध है। देखो आवेश रेखीय, अगर रेखा पर रहेगा तो आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश पृष्ठ पर रहेगा और पृष्ठ का जब भी निकाला जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उससे रिलेटेड मामला आएगा तो उसको पृष्ठीय घनत्व। आवेश का वितरण अगर आयतन से संबंधित हो तो आवेश का आयतन घनत्व। 3 परिभाषा इसमें सेट है और तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे और आप लोगों के कुछ भी परेशानी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। वादा है वादा। देखिए वादा में क्या है, देखो सबसे पहले हम मिलने जा रहे हैं आवेश का रेखीय घनत्व से। एकदम आराम से पढ़ो, आप लोग पढ़ के भी देखिएगा तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये सर जी आवेश का रेखीय घनत्व क्या है। तो आवेश के रेखीय घनत्व को लेमडा के द्वारा दर्शाया जाता है। इसको गौर से देखेंगे, दिस इज कॉल्ड, इसको पढ़ा जाएगा लेमडा। इसको क्या पढ़ा जाएगा चेला? लेमडा। आवेश के रेखीय घनत्व को लेमडा के द्वारा दर्शाया जाता है, घबराना नहीं है। देखो रेखीय, रेखीय किस से बना है? तो जवाब आएगा गुरुजी रेखा से रेखीय बना है। और रेखा के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? तो आप बोलिएगा गुरुजी हम लंबाई निकालेंगे। एकदम मामला क्लियर हो गया। लंबाई को L से दर्शाएंगे और लंबाई से संबंध किसका है? आवेश का। और आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q के द्वारा दर्शाया जाता है। नाम में तो ये कन्फर्म हो चुका है कि आवेश का रेखीय घनत्व में मामला है आवेश का और लंबाई का। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस दोनों को नाम लेते हुए हम इसके परिभाषा की ओर दौड़ लगाते हैं। एकदम दौड़ते चले आ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो इसको पढ़ा जाता है प्रति एकांक। बोलो इसको क्या बोला जाता है? प्रति एकांक। इसको बोला जाता है लंबाई। और ये क्या है? आवेश। और ये क्या है? लेमडा। लो आपका ये तो फार्मूला निकल गया। बोलिएगा सर जी ये तो फार्मूला निकल गया। हम बोले हाँ, इसी फार्मूला में परिभाषा आपका सेट है, आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। देखो कैसे पढ़ेंगे, एकदम
दिमाग शांति कर लीजिए। और आप लोग अगर यूट्यूब पे भी बैठे हुए हैं तो मने मने गुनगुनाइए या बोलिए, ताकि बगल वाले लोगों को लगे कि पढ़ाई हो रहा है। गौर से देखिए कैसे पढ़ेंगे। इसको बोला जाता है प्रत्येक अंक। फिर से बोलो, आप लोग बोलो। इसे बोला जाता है प्रत्येक अंक, इसे बोला जाता है लंबाई। पर किसकी मात्रा? आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है और इसे लेमड़ा के द्वारा सूचित किया जाता है। एक बार फिर से, क्योंकि ये एक हो गया तो आगे दो के दो परिभाषा और आपके हाथ में चला जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर से देखिए, प्रति एकांक लंबाई पर समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है, इसे लेमड़ा के द्वारा सूचित किया जाता है। आप एकदम चुप हो जाइए, बोलिएगा सर परीक्षा में आप तो हमको परिभाषा सिखा दिए, लेकिन परीक्षा में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? तो दिल थाम कर बैठिए और यह देखिए, ये परीक्षा में एकदम इस प्रकार से आप लोगों के पास एकदम झकास नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगेगा कि सर जी हमें नोट्स की आवश्यकता है, तो आप या तो एप्लीकेशन पे जाकर ऐड हो जाइए, या आपका लिखा हुआ है देखिए ये नंबर है, इस नंबर पर आप जाकर कॉल या मैसेज कीजिए, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। और देखिए अभी जो समझाए थे यही परिभाषा में लिखा हुआ है। देखिए, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है, इसे लेमड़ा के द्वारा सूचित किया जाता है। मामला क्लियर हो गया, अब कोई कुछ बोलबे नहीं करेगा। अब एकरे में सब कुछ है, देखो ना। अब कहेगा सर जी आवेश का पृष्ठीय घनत्व का परिभाषा दीजिए। हम बोलेंगे आप केवल और केवल चुप रहिए। देखिए फिर है आवेश। ओहो, आवेश का मतलब क्यों? अब पृष्ठीय का मामला है तो पृष्ठ का क्या निकालने के लिए बोले थे? क्षेत्रफल। तो देखो, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा के द्वारा दर्शाया जाता है। अब बोलेगा सर ये क्या है? तो इसको पढ़ा जाता है सिग्मा। बोलो, इसको क्या पढ़ा जाता है? सिग्मा। आवेश के पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर से बोल, आवेश के पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा के द्वारा दर्शाया जाता है। देखो तो आराम से एकदम ये आपका मामला आया, सिग्मा बराबर क्यू बटाए। आराम से अगर देखिएगा परिभाषा क्लियर, इसी को देखिए ना। और इस दिल में क्या रखा है? तेरा ही दर्द छिपा रखा है। यहाँ दर्द नहीं, यहाँ परिभाषा छिपा हुआ है। देखो इसको क्या पढ़ेगा? प्रति एकांक। फिर से बोल, आप लोग बैठ कर बोलिए, लेकिन बोलिए। इसको क्या पढ़िएगा? प्रति एकांक। इसको क्या पढ़िएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल पर किसकी मात्रा? आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है, इसे सिग्मा के द्वारा सूचित किया जाता है। दिमाग में सेट कर लो। सिग्मा बोलो तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व, लेमड़ा बोलो तो आवेश का रेखीय घनत्व, क्यू बोलो तो आवेश, और एल बोलो तो लंबाई, और ए बोलो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। ए बोलो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे कहानी बढ़ाते हैं। प्रेम से बोलो विद्यार्थी महाराज की जय। एकदम कहानी फिर से बदल रहे हैं, एकदम बदल रहे हैं। देखिए एक और मामला है, एक और है आवेश का आयतन घनत्व। फिर से बोलो, आवेश का कौन घनत्व? आयतन घनत्व। इसको रो से दर्शाया जाता है। अरे भैया, अब बोलिएगा सर जी इसको क्या कहेंगे? तो हम बोलेंगे इसको रो बोल दीजिएगा। ये नहीं रोने वाला रोने है, ये रो आपका संकेत है। ये मत सोचिएगा रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। एकदम इसको रुला देंगे। और देखो, रो से आवेश का आयतन घनत्व को रो से दर्शाया जाता है। अब यहां एक और सुंदर मामला आएगा कि सर रो आवेश का आयतन घनत्व है, तो इसके दिल में कौन कौन बसल रहेगा? तो बोलेंगे इसके दिल में जो आपका बसा हुआ है वो बसा हुआ रहेगा आवेश, और कौन रहेगा? सॉरी, आवेश रहेगा और आयतन रहेगा। आवेश रहेगा और आयतन। प्यार से देखिए क्या लिखा हुआ है, रो। आवेश को क्यू से और आयतन को
भी से। लो, तीनों परिभाषा एक याद कीजिए दो फ्री। नहीं कहता एक याद कीजिए दो फ्री। कैसे फ्री मिले देखो ना, लेमड़ा बराबर क्यू बटाए प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। सिग्मा बराबर क्यू बटाए तो प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। और यह है प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। हाँ, अगर यहां तक आप लोग बहुत गौर से देखे हैं तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, कोई रिपीट नहीं, दिमाग में ये चीज आना चाहिए। रो क्या है, लेमड़ा क्या है, सिग्मा क्या है, क्यू क्या है, ए क्या है, भी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो बार बार बोलेंगे, टाइम बिना मतलब के बर्बाद होगा। और हम लोग यहाँ टाइम बचाने के लिए आए हैं, ये न कि बर्बाद करने के लिए। आप लोगों को लगेगा कि क्या पढ़ाई हुआ है। देखो, अब यहां से कुछ नहीं, अब पूछेगा सर जी लेमड़ा का एसआई मात्रक और बीमा बता दीजिए। आहा, कितना भोला है रे। अब पूछिएगा सर जी हम भोला कैसे हैं, तो सबसे पहले तो ये आप जानिए कि ये आखिर लेमड़ा क्या है। तो जवाब आएगा लेमड़ा आवेश का रेखीय घनत्व है, इसे क्यू बटा एल बोला जाता है। एकरे में परिभाषा छिपल रहता है कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। और क्यू जो है ना आवेश को दर्शाता है और एल जो है लंबाई को दर्शाता है। एक बात गौर से ध्यान देना, आवेश का कौन मात्रक, एसआई मात्रक जो है ना वो कूलाम होता है। प्यार से बोल, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और कूलाम को कैपिटल सी के द्वारा दर्शाया जाता है। आपसे कोई पूछ देगा कि विद्युतावेश का मात्रक क्या होता है, आप प्यार से जवाब दे दीजिएगा कि विद्युतावेश का मात्रक कूलाम होता है। फिर पूछेगा लंबाई का मात्रक क्या होता है, प्यार से जवाब दे दीजिएगा कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। अब ये दोनों को मिला के आपसे पूछ देगा आवेश का रेखीय घनत्व का एस आई मात्रक बताइए, तो क्या बता दीजिएगा, तो बोलिएगा सर जी आवेश का एस आई मात्रक, आवेश के रेखीय घनत्व का एस आई मात्रक कूलम बटा मीटर होगा। क्या आप लोगों को रटना पड़ा? अगर रटना नहीं पड़ा है तो प्रेम से कमेंट बॉक्स में एक बार आप लिख दीजिए आई लव माई इंडिया। चलिए, इतना समझाने के बाद बोलिएगा सर जी सिग्मा का एसआई मात्रक और बीमा बताइए। फिर वही काम करेंगे, सिग्मा बराबर क्यू बटाए, इसको फिर बोलेंगे क्यू किसको बताएगा, आवेश को। इतना बोतला नियन करेगा तो काम चलेगा। और ए किसको बताएगा, क्षेत्रफल को। इतना बड़ा बकवास किया, एकदम बकलोल समझ लिया है। फिर वह बात को दोहराएंगे और आवेश का एसआई मात्रक के जगह पर कूलम को लाएंगे। कोई दिक्कत है? अरे कोई बोलेगा जी? नहीं बोलेगा। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक के जगह किसको बुलाएंगे, मीटर स्क्वायर को बुलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कूलम बटा मीटर स्क्वायर भी कह सकता है, नहीं तो ये भी कह सकता है नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में। इसी प्रकार से अब पूछेगा सर रो का एसआई मात्रक और बीमा बताइए। तो रो का एसआई मात्रक बीमा बताने से पहले आप लोगों को दिमाग में चलना है कि रो है क्या। तो जवाब आएगा रो आवेश का आयतन घनत्व है और रो बराबर फार्मूला आता है क्यू वटा भी। क्यू किसको बताता है, तो जवाब आएगा क्यू जो है आवेश को बताता है और भी किसको बताता है, तो जवाब आएगा आयतन को बताता है। आवेश का मात्रक फिर से वही बात, और तुझसे पूछूं एक सवाल तो फिर बोलेगा आवेश का एसआई मात्रक कूलम है और आयतन का क्या है, तो जवाब आएगा सर जी आयतन का मीटर क्यू है। तो मीटर को स्मॉल एम से, तो मीटर क्यू को स्मॉल मीटर क्यू से, नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में।
अब हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इसका एसआई मात्रक को आप समझ चुके हैं। इसी में और एक बहुत सा प्यारा सा प्रश्न छुपा हुआ है कि केवल एसआई मात्रक से काम नहीं चलेगा, बीमा को भी बुलाना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे केवल आप चुप रहिए, आपका एक कंसेप्ट भी नहीं छूटेगा, क्योंकि मामला एकदम 0 से लेकर 70/70 तक पहुंचाना है। उसी को बात पर तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अब बीमा से मिलने चल रहे हैं। किसका किसका बीमा से मिलना है? तो बोलिएगा 1 नहीं 2 नहीं 3 चाहिए, नहीं चाहिए कुछ और, हमरा 3 चाहिए न। ये तीनों का बीमा हम लोगों को दर्शाना है, और ये तीनों को आप प्यार से जानते होंगे, तीनों को आप प्यार से जानते होंगे। और एक बात और आपसे हम बताते हैं कि जैसी बीमा का चर्चा आएगा तो जब आप क्लास 12th में हैं तब बीमा में यही 4 गो शब्द दोहराएगा। बीमा जो है ना सबके कुंडली को दर्शाता है, सबका कुंडली के मतलब सब कुछ के बारे बीमा ही दर्शाता है। किस भौतिक राशि के पास क्या क्या मौजूद है, इस बात को बताने के लिए बीमा जरूरी है। नहीं कहता सांसों की जरूरत हो जैसे जिंदगी के लिए, अब बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, उसी प्रकार से पूरा के पूरा ये जो सनम है ना बीमा में MLTA, यही 4 12th में मिलेगा। 7 का जरूरत पड़ेगा, लेकिन दिमाग में 4 ही रखना है। ये चारों कुंडली खोल के रख देगा। जैसे अगर कहीं M दिखा तो समझ जाना कि द्रव्यमान है, और L दिखा तो समझ जाना लंबाई है, और T दिखा तो समझ जाना समय है, और A दिखा तो समझ जाना विद्युत धारा है। जैसे कुछ पल के लिए, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। एरा में दर्द देखो तो, अगर ये किसी भौतिक राशि, माना कि ये ऊर्जा का बीमा है, माना कि नहीं है ये, अगर ऊर्जा का बीमा है, पूरा के पूरा कुंडली बता रहा है कि ऊर्जा में कौन कौन है। एम के बोलो तो लंबाई, लंबाई कई बार आया है, एक बार। सॉरी माफ कीजिएगा, एम किसको बताएगा? द्रव्यमान को। द्रव्यमान एक बार। पावर बताता है कि वो कितना बार रिपीट हुआ है। लंबाई कै बार है? 2 बार। और समय कै बार है? 2 बार। पावर माइनस है, इसका मतलब समझना वो व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम के मतलब भागा में होगा। और पावर प्लस है, इसका मतलब समानुपाती होगा, इसका मतलब वो गुना में होगा। एकदम तुमको लगेगा कि सर जी आप केवल और केवल बीमा बता के निकलिए ना। हम बोले ना कि एकदम 0 से लेकर चलेंगे, तो ये आपका बीमा का कहानी है। अब थोड़ा बैक मारते हैं, कोई नहीं भूलेगा। देखो लेमड़ा बराबर QYL, एकदम सेटिंग करवा दीजिए। Q के जगह पर आवेश को बुला दीजिए, और L के जगह पर लंबाई को बुला दीजिए। याद कीजिए बेसिक क्लास पहला क्लास में बताए होंगे, आवेश का बीमा होता है TA का स्क्वायर ब्रैकेट। बोलिएगा ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी? T का मतलब टाइम और A का मतलब विद्युत धारा, अर्थात आवेश को मिलाने के लिए, आवेश को बनाने के लिए किसका किसका जरूरत पड़ा है? समय का और विद्युत धारा का। और लंबाई का बीमा L होता है। अरे कुछ देर पहले देखे हैं, इनसे मिल लो ना। L का मतलब लंबाई, T का मतलब समय, A का मतलब विद्युत धारा, और A का मतलब M का मतलब द्रव्यमान। कुछ नहीं। अब बोलेगा सर जी ये क्या है? तो ये बीमा को दर्शाने के लिए एक राशि आता है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाता है। नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में। बोलो नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में। तो ये क्या लिखा जाएगा? एक के गो में पैक कर देते हैं। L पर पावर -1 और TA का स्क्वायर ब्रैकेट। देखो बाबू, आपका रिलेटिव में भी देखिएगा कि जो नहीं रहता है ओकर फोटो दिखावल जाता है। शादी विवाह में आप लोग देखे हैं कि अगर दूल्हा नौकरी पर है तो क्या करता है, ओकर घर वाला क्या करता है? फोटो दिखाता है, और बात कहेगा फोटुआ देख के देख ला। तो आराम से ये जब भी बीमा को लिखने का जरूरत पड़ता है तो चांसेस रहता है कि MLT और A के रूप में लिखा जाए। लेकिन करता क्या है, M तो इसमें है नहीं, तो M पर पावर 0 कर दिया, और L पर पावर -1, और TA का कौन ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट।
आप लोग जब भी जाइएगा ना, जब भी आप एग्जाम दीजिएगा या कहीं भी बीमा पढ़िएगा, तो कोई बुक लिखेगा एल पर पावर -1 TA का स्क्वायर ब्रैकेट, कोई लिखेगा m पर पावर 0 एल पर पावर -2 एल पर पावर -1 TA का स्क्वायर ब्रैकेट। ये कैसे कैसे हुआ जो पता चला? अब बोलिएगा सर जी यहाँ पर m नहीं है और यहाँ पर m है। हम बोलेंगे है नहीं, केवल दिखता है समथिंग पर पावर 0 का वैल्यू 1, क्योंकि जो जिस किसी पर पावर अगर 0 लगा देते हैं तो उसका वैल्यू 1, अगर x पर पावर 0 है तो उसका भी वैल्यू 1, अगर t पर पावर 0 है तो उस पर भी वैल्यू 1, अगर तुम तोरा पर पावर 0 है तो तुम्हारा वैल्यू भी 1। समथिंग पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। आराम से देखिए, देखो तो समथिंग पर पावर 0 का वैल्यू 1 रखिएगा, फिर वही आ गया। तो आपसे पूछेगा आवेश का रेखीय घनत्व का विमा क्या होता है? m पर पावर 0 एल पर पावर -1 TA का कौन ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। घबराना नहीं है। फिर आप देखिएगा सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। अब कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। क्यू आवेश को बताता है, हा ये क्या किए गुरुजी, और ए किसको बताता है? क्षेत्रफल को। फिर बोलिएगा सर जी आवेश का विमा आप बताइए, तो आवेश का विमा होता है TA का स्क्वायर ब्रैकेट। फिर बोलिएगा सर जी क्षेत्रफल का विमा बताइए, तो इसका होता है एल स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और ये नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके फिर माइनस में होगा, TA का कौन ब्रैकेट होगा? स्क्वायर ब्रैकेट होगा। आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर यहां से लिख सकते हैं समथिंग पर पावर 0 का वैल्यू 1। हा मजा आ गया। कैसा लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या इसी प्रकार से आप आवेश का आयतन घनत्व का मामला आएगा तो क्यू बटाए एकदम मक्खन लगा के लिखेंगे। क्यू के जगह क्या लिखाएगा? तो आवेश लिखाएगा। बोले जानू तू लेट हो गई, सॉरी माफ कीजिएगा, रो बराबर क्यू बाई भी होगा, क्योंकि रो आवेश का आयतन घनत्व है, और भी किसको दर्शाता है? तो ये आयतन को दर्शाता है। बोलिएगा ऐसा बात है। आवेश का विमा बताइए, तो बोलेंगे इसको तो एकदम याद रख लिए हैं। आयतन का विमा बताइए, तो एल पर पावर 3 होता है। क्यों एल पर पावर 3 होता है? क्योंकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके होता है माइनस में। एकदम प्यार से ऊपर पावर इसको माइनस कर दिए और लिखा गया TA का स्क्वायर ब्रैकेट। आप ये भी लिख सकते हैं, अन्यथा m को भी अगर दर्शाना जरूरी है तो m है न, तो उसका फोटो को हम लोगों को लाना पड़ेगा। फोटोआ देख के जी लेते हैं, आकर एकदम आराम से मजा आ गया। अब इतना अगर आ गया तो आपका जो 9-10 गो ऑब्जेक्टिव है ना, आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइए। पहले वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताइएगा। लो शुरू कर दिए आपका महातांडव शुरुआत। कमेंट बॉक्स में जाइए, देखो आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक है, आराम से लिख दीजिएगा, कोई बड़ा कहानी नहीं है। ये मामला 2019 में दिल में दर्द सा जगह है, कांटा सा कहीं लगा है, और आंसर ये नहीं तो क्या है? बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? वीडियो रोक के थोड़ा सा बता दो, तब समझेंगे। वीडियो रोक के बताइए कौन सा आंसर है। शायद आप लोगों को पता होगा कूलम्ब बटा मीटर। क्यों? क्योंकि लैम्डा बराबर क्यू बाई एल होता है। ये देखो, अब हम कुछ बोले भी नहीं करेंगे। आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, जैसे पृष्ठ घनत्व का नाम आया, क्या आया? सिग्मा। सिग्मा बराबर फार्मूला क्या बताया? बताओ तो, क्यू बटा ए। क्यू किसको? आवेश को। आराम से अब आराम से आप लोगों को पता होगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल आराम से भी होगा। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए ना, जैसे आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, फिर वह बात सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। हमको तो अब शर्म आ रहा है, तो वीडियो रोक के केवल और केवल ऑप्शन बोलो। हम तो शर्मा रहे हैं, कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर बता रहे हैं। अच्छा, अब देखो तो आपसे पूछेगा आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, यह देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, वादा है, वादा, एकदम वादा करके बताते हैं, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। और बहुत कम टाइम है बाबू। ये देखिए न्यूमेरिकल है, थोड़ा गौर से इस पे थोड़ा एकदम अस्थिर से समझेंगे। इसको कहेंगे थोड़ा आप ऊपर चलिए। ए जी जाइए ना, ये मामला 2019 में पूछा, एकदम आप दिल थाम कर बैठिए। आप लोगों को कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला है। अच्छा क्या है? गोला। अच्छा आपसे एगो बात बताते हैं, गोला कैसा होता है? तो बोलिएगा सर जी गोला गोले गोल होता है।
गोला बोलो तो फुटबॉल होता है, गोला बोलो तो बॉल होता है। देखिए त्रिज्या वाले जैसी गोला आया दिमाग में एकदम ऐसे प्यारा सा बात, यही आपका गोला है, ये आपका क्या है गोला। मजा आ गया मजा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, अर्थात इस गोला का त्रिज्या कै सेंटीमीटर है, 5 ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है रे, कुछ और मत समझना। वो गोला का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इस पर आवेश कितना है तो 31.41 माइक्रो कूलम का आवेश है। 31.41 माइक्रो कूलम का आवेश है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालना है, सिग्मा बराबर वाट। एकदम कोई दिक्कत नहीं, करा यार का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब थोड़ा सा बदल बुदल के इसको देख लेते हैं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। Q का मान है 31.41 माइक्रो कूलम, इसको म्यू बोला जाता है, याद रखना माइक्रो। एक बात बोले, माइक्रो का म्यू का मतलब होता है माइक्रो, और माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6। याद रखना, याद कीजिए, जब आप छोटा थे तो माइक्रो नैनो ये सब मिली माइक्रो नैनो सेंटी ये सब पता होगा। नैनो का वैल्यू 10⁻⁻9, माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6, और सेंटी का वैल्यू 10⁻⁻2, और आप लोगों को पता होगा मिली का वैल्यू 10⁻⁻3। तो देखो ना 31.41 प्यार से लिख दिए, ये माइक्रो को भगाना तो 10⁻⁻6 कूलम को बुला लिए। ये किसका मान है, Q का मान 31.41 गुना 10⁻⁻6 कूलम है। इतना से भी हम लोगों को मन मानने वाला नहीं है। R का मान कितना दे ले बाबू, तो R का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और आप लोगों को बताएं सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए सेंटी का वैल्यू 10⁻⁻2 मीटर होता है। हम लोगों को निकालना क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर फार्मूला होता है Q/A। अब देखो Q के जगह तो आप लोगों को पता है, और ये क्षेत्रफल को बताएगा, और क्षेत्रफल कितना होगा ये आकृति डिसाइड करेगा। अगर क्षेत्रफल कितना होगा ये आकृति डिसाइड करेगा। अगर क्षेत्रफल निकालना हो गोला का तो 4πr², छोटा थे। अगर आयत का निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई, अगर घन का निकालना है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। अरे याद कीजिए जब आप छोटा थे। अगर आपको वृत्त का निकालना है तो πr², लेकिन क्षेत्रफल किसका होगा तो सवाल आएगा कि आकृति कैसा चर्चा किया गया है। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आकृति में क्या बोला, गोला रे गोला रे। तो गोला का क्षेत्रफल याद कर, जहिया छोटे गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। अरे गलत बात की सही बात, गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr², और Q का मान हुआ है 31.41 गुना 10⁻⁻6, और इधर क्या आपका है कूलम। एक काम आप लोगों को करना है, ये कुछ है ये नहीं है, लगेगा आप बोलिएगा सर जी कुछ नहीं है, हम बोलेंगे हाँ ये आपका कुछ नहीं है। देखिए थोड़ा सा हम कलर चेंज करने का प्रयास करते हैं, आप लोगों को परेशानी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा जो जो देखिए। अब 31.41 गुना 10⁻⁻6 कूलम रखें, अब 4 जैसे है वैसे रह दिए। पाई का मान होता है 3.141 होता है। अच्छा आर का मान कितना है बाबू, तो 5 गुना 10⁻⁻2 मीटर है। तो ये आर है कि आर का स्क्वायर है, तो इतना स्क्वायर कर दिए। आराम से प्यार से देखिए, एकदम कहता है तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, छोड़ के पहलौका के पास चली जाऊंगी, तो फिर तुमको कभी नहीं समझ पाऊंगी। आराम से देखो, करना कुछ नहीं है, ये 4 रहने दिए। पाई का मान 3.141, और इतना स्क्वायर है। याद रखिएगा जब आप छोटा थे तो इस बेसिक को समझिए, अगर ए स्क्वायर रहता था तो ए गुना ए लिखता था, एक्स स्क्वायर है तो लिखता होगा एक्स गुना एक्स। गलत बात की सही बात,
इतना या स्क्वायर है तो क्या लिखाएगा, इतना गुना इतना। अरे इतना स्क्वायर है तो क्या लिखाएगा, इतना गुना इतना। तो लिखाएगा 5 × 10⁻² और ये लिखाएगा 5 × 10⁻²। एकदम अब हम कुछ बोलवे नहीं करेंगे, तुमको भी लगेगा। अब थोड़ा सा कलर चेंज करके इसका कहानी को हम बदलते हैं। देखिए अब कैलकुलेशन करते हैं। दशमलव के बाद कई अंक, 2 अंक। जब 2 अंक है तो नीचे चल जाएगा 100, कोई दिक्कत। ये दशमलव के 3.1 सॉरी 3.141 है, माफ कीजिएगा, ये 3.14 आप पढ़े होंगे। दशमलव के बाद कई अंक है, 3 अंक। ऊपर कितना चला जाएगा, 1 पर 3 जीरो। सबसे पहले तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, खत्म। आई ई से ई क्या हो जाएगा, खत्म। अब बचा कितना, 1/, न बचा है कितना, 5 × 5। एगो और बचा हुआ है 4, और 10 पर पावर -2 और 10 पर पावर -2। ये मीटर, अरे ये 2 जगह है ना, अब मीटर गुना मीटर, तो ये बचा हुआ है मीटर स्क्वायर। और ऊपर कौन बचा है, गुना 10 पर पावर -6 कुलाम। अच्छा, यूनिट आपका कुलाम बटा मीटर स्क्वायर रहेगा। देखो तो, पापा चे 25 चौका 100, तो नीचे कितना आ जाएगा, गौर से कीजिएगा। ऊपर आ गया 10 पर पावर -6, और यह देखिए कुलाम है। और नीचे कितना है, 4 × 5 × 5 बराबर 100। 100 के मतलब 10 पर पावर 2। अब 10 पर पावर -2 ये क्या हो जाएगा, 10 पर पावर -4, और नीचे आ गया बटा कौन स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। कोई नहीं कुछ बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। देखिए कुछ नहीं करना है, 10 पर पावर -6 जैसे है उसे रहने दिए। बोलेंगे तुमको छेड़ेंगे नहीं, और नीचे वाला के कहेंगे तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब काहे नहीं छोड़ना है, तो घातांकरणी में एक छोटा सा सिंपल सा रूल है, नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में। तो 10 पर पावर 2 का पावर देखिए राजा, नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस हो गया। बोलिएगा सर जी ये 23 का पावर माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं। और यूनिट क्या बचा हुआ है, वटा कुलाम बटा बच गया कौन स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। एक बात तू लोग से हम बहुत प्यार से बोले, तू नहीं ना कोई के बताएगा, बताएगा तो अच्छा बात नहीं होगा। जब आप छोटा थे तो एगो बात याद होगा, गुना में पावर जुटता है। प्यार से बोलो, गुना में पावर जुटता है। फिर से बोलो, गुना में पावर जुटता है। बोलिएगा सर जी गुना में पावर जुटेगा कैसे, हम कहिए देखो कैसे। देखो ये तो आपका पावर देखिए प्लस वाला आपका क्या था, जो घबराना नहीं है। देखो तो गुना में पावर जुटेगा, तो देखिए 6×2 8, -6 और -2 कितना हो गया 8, और ये कितना बच गया है 4। तो 8 में से 4 गया 4। अब माफ कीजिएगा, हर जगह देखिए, अगर देखिए ना ये क्या हो गया, हर जगह देखिए तो एक 10 ऊपर बचा हुआ है ई वाला, तो यहां भी तो एक 10 ये वाला रख देंगे, यहां भी एक और 10 आ जाएगा। अब गुना में पावर जोड़िए, देखिए -6 -2 -8, 4 1 5 बराबर आ गया 10 पर पावर -3, और कुलाम बटा मीटर स्क्वायर। आप लोगों को दिख रहा है कौन आंसर आया, तो शायद इसको देखिएगा तो आंसर सी आपके पास खटाक खटाक आ चुका होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार प्यार से लिख दीजिए आई लव माई इंडिया। उसके बाद अगला के देखिए, आप लोगों को क्या करा है, प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है, 2019 में पूछ ले। बोलिएगा ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी, देखो अभी बताएंगे। प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो याद होगा रो कहा जाता होगा आवेश का आयतन घनत्व। किस, यह देखिए आ गया
एकदम सब्जेक्टिव पर जो ध्यान दे दिया होगा, एकदम जलवा जलाल, ये सब बताने में भी शर्म आता है। बोलिएगा कैसे शर्म आते हैं सर जी? फिर पूछ दिया आवेश के आयतन घनत्व का एसआई मात्रक। अभी अभी आपको बताया रो बराबर क्यू वाई भी आपको पता है, क्यू आवेश को भी, आयतन को आवेश का कुलाम और आयतन का मीटर क्यू। तो आपको लोगों को ये सब कौन बताते रहेंगे, आप लोगों को मिल गया होगा आंसर। 10 बार तो इसके बारे बोल चुके होंगे। एकदम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का कॉम्बो कहानी है। इसके बाद थोड़ा गौर से देखिए, यह निम्न में कौन आवेश के पृष्ठीय घनत्व का विमीय सूत्र है? आवेश के पृष्ठीय घनत्व का विमीय सूत्र है। तो आप लोगों को पीछे बतबल होगा पृष्ठीय घनत्व को किससे, सिग्मा से, और सिग्मा बराबर आप लोगों को पता है क्या होता है, क्यू बाई ए। और जब क्यू बाई ये होता है तो क्यू किसको बताता है, आवेश का बीमा होता है टी ए, और क्षेत्रफल का बीमा होता है एल स्क्वायर। अब नीचे से जैसे ही गया एल पर पावर -2 टी ए का कौन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, एकदम जीरो से लेके चल रहे हैं। एम नहीं है तो एम के फोटो लगा देंगे, उसके बाद एकदम ही फोटो देख के जी लेगा, और कौन सा ऑप्शन आके सी लेगा। थोड़ा देखिए, एम पर पावर 0, एल पर पावर -2 टी ए का स्क्वायर ब्रैकेट। आप लोगों को यहाँ तक कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। आप लोगों को यहाँ तक कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। और अगर यहाँ तक से मामला आप लोगों का संतुष्ट है और यहाँ तक आप लोग अगर क्लास किए हैं, तो चलिए कमेंट बॉक्स में इसका थोड़ा सा जवाब दे दीजिए। तो ये आपका कमेंट बॉक्स में जाइएगा, जवाब बताइएगा कि आपको इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे क्या पढ़ा जाता है। अगर पीछे का वीडियो, पीछे का लेक्चर ध्यान दिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में टिक टिकाइए, ताकि हम भी समझ सकें कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ तक अगर आप लोगों को बेहतरीन ढंग से दर्श समझ में आया है, तो प्यार से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, आई लव माई इंडिया। प्यार से एक बार लिख देना, आई लव माई इंडिया। अगर यहाँ तक मामला सुझिया दिया है तब, और आप लोगों को अच्छा लगा है तब। अब तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ से जैसे सब्जेक्टिव मामला को सोल्व करेंगे, तो 16 ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। यहाँ थोड़ा 2 से 10 सेकंड के लिए आप लोगों के पास ब्रेक लेते हैं। आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा पॉज करके देखिए कि क्या, एकदम 10 से 12 मिनट ध्यान दीजिएगा, और 16 ऑब्जेक्टिव जब आप लोगों के हाथ में लगेगा तो लगेगा जलवा जलाल हो गया। चलिए शुरू करेंगे एकदम मस्ती से। क्या आप लोग अस्थिर हो चुके हैं? आप लोग तैयार हो चुके हैं? क्या आप तैयार हैं 16 ऑब्जेक्टिव को फोड़ने के लिए और सब्जेक्टिव को जोड़ने के लिए? अगर यहाँ तक आप लोग एकदम मस्ती अंदाज में कहानी को क्लियर कर चुके हैं, तो आगे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। चलिए, मामला है स्थिर वैद्युत ये लिखा हुआ है स्थिर वैद्युत में कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। सबसे पहला बात, आप लोगों को हम ये बताने जा रहे हैं कि आखिर कूलाम का नियम क्या है। एकदम अस्थिर होकर देखिए, यह पढ़े आता है जी, तब पढ़ के बताइए तो जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए तो जी, ये क्या लिखा हुआ है। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि ये कूलाम का नियम लिखा हुआ है। और हैंड रिटन नोट्स के लिए तो आप लोगों को कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मामला सब्जेक्टिव का है। मामला अगर ऑब्जेक्टिव का होता तो हैंड रिटन नोट्स के लिए कुछ कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ तक आराम से कूलाम का नियम। सबसे पहले ये मामला क्या बताएं, तो सबसे पहले कूलाम के द्वारा क्या बताया गया। तो जवाब आएगा सर जी, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। बोलो, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल के बारे में चर्चा कौन किए हैं, तो कूलाम के द्वारा
किया गया है। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है ना, उस बल को क्या नाम दिया गया है? तो सबसे पहले वो विद्युत बल है। और सबसे पहले वो कौन बल है? विद्युत बल है। ये जो विद्युत बल है ना, इसको स्थिर वैद्युतिक बल भी कहा जाता है। और ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के जैसा होता है। जैसा गुरुत्वाकर्षण बल भी मौलिक बल है और विद्युत बल भी मौलिक बल है। और ये विद्युत बल के बारे आपको बताया जाएगा कि ये संरक्षी बल होता है। बोलेगा सर जी ये कौन बल होता है? संरक्षी बल होता है। इत संरक्षी बल का मतलब हुआ कि वर्कडन आपका पथ पर निर्भर ना करे। अगर ये स्केज को यहां से यहां तक पहुंचाए तो कितना काम हुआ है उससे मतलब रखना है, कौन रास्ता से गया है उससे मतलब न रखना है। तो इस कहानी को संरक्षी बल कहा जाता है। जैसे अगर दो विद्यार्थी को बोलें कि बाबू पेन पहुंचा दीजिए, तो एक विद्यार्थी आपका शॉर्ट रास्ता से गया और एक विद्यार्थी आपको थोड़ा सब्जी उसको खरीदना था या मार्केट जाना था, तब घूम टहल के गया। दोनों विद्यार्थी पेन को पहुंचाया, दोनों का रास्ता अलग था, लेकिन दोनों के द्वारा जो किया गया वर्क है वो पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। दोनों के द्वारा इतना ही काम हुआ कि वो स्केज को रूम तक पहुंचाया। इसके अलावा कौन सा रास्ता तय किया है उससे मतलब नहीं है। तो इस कहानी को ही संरक्षी बल कहा जाता है। अर्थात वर्कडन के लिए जब पथ निर्भर न करें। याद रखना है कि कूलाम का नियम संरक्षी बल होता है। याद रखना ये केंद्रीय बल भी होता है। याद रखिएगा ये कैसा बल होता है बाबू? केंद्रीय बल भी होता है। और ये जो आपका कूलाम के नियम के द्वारा जो बल दिया गया वो आकर्षण या विकर्षण प्रकृति का होता है। ये या आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और विकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। ये दोनों नेचर को काउंट करेगा और ये ऑब्जेक्टिव के लिए रामबाण है। ये सब पॉइंट को यूज करके आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और ये आकर्षण बल कब लगेगा और विकर्षण बल कब लगेगा? अगर मामला समान नेचर का हो, अर्थात मामला अगर समान प्रकृति का हो, तो यहाँ पे आपका विकर्षण बल लगेगा। और मामला अगर विपरीत प्रकृति का हो, याद रखिए एक प्लस और एक माइनस, मामला अगर विपरीत प्रकृति का हो तो वहां लगेगा आकर्षण बल। आप लोग समझ चुके होंगे कि आकर्षण बल कब लगेगा, विकर्षण बल कब लगेगा। अब तू बोलेगा कि सर जी कूलाम का नियम, हाँ इसको हल्के में मत लेना। हम आप लोगों को प्यार से बोल रहे हैं कि एकदम एक दो प्रश्न नहीं, आपको पता है 16 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को फोड़ेंगे। एगो दूगो ने 16 गो बेदाम फोड़े में आपको वक्त लगता है। और अगर इस कंसेप्ट के सहायता से 16 गो ऑब्जेक्टिव अगर फोड़ देंगे तो समझ सकते हो ना क्या मामला आएगा। एकदम 16 ऑब्जेक्टिव फोड़ेंगे, इसलिए एकदम लोनली शांति से पढ़ना है, रिपीट करके पढ़ना है, एकदम दिल में बसा लेना है, इसको भूलना ही नहीं है। बोलेगा साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। और एरा बोलेगा जय मत जो आने तयकर चक्कर में 16 गो ऑब्जेक्टिव तैयार है। इसलिए कभी भी ना एकदम शांति से इसको, एकदम शांति नहीं कहता है। अर्थात यहां से देखो कंसेप्ट मिला कि कूलाम का नियम क्या है। तो ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे चर्चा करते हैं। ये विद्युत जो बल के बारे वो चर्चा किए हैं, वो संरक्षी बल होता है, वो संरक्षी बल होता है, वो केंद्रीय बल होता है, वो विद्युत बल होता है, वो आकर्षण या विकर्षण प्रकृति का होता है। समान नेचर का मामला में आकर्षण होता है और विपरीत नेचर का मामला में विकर्षण होता है। वर्णन करने के लिए बोला है तो वर्णन तो करेंगे ही। एक बात आप लोग प्यार से बोलिएगा, विद्यार्थी महाराज की जय।
कूलाम के नियम कई बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल के बारे में बताया है। तो सबसे पहले दिमाग में एक चित्र क्रिएट करेंगे जिसमें कई आवेश हो, दो आवेश। अब इस दोनों आवेश को बोलेंगे, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। यह बोलेगा ए जी आइए ना, एगो Q1 है और एक Q2 है, ये दोनों को बुलाएगा। और जब ये दोनों को बुलाएगा तो दोनों के बीच बल लगेगा, इस बल को विद्युत बल कहा जाएगा। गलत बात की सही बात? सही बात। जब इस विद्युत बल का चर्चा ही कूलाम का नियम के द्वारा किया गया है। और ये जो आवेश है वो r दूरी पर स्थित है और इसके बीच लगने वाला बल F है। और इसी F के बारे में चर्चा किया गया है किनके द्वारा? कूलाम के द्वारा। उनका स्टेटमेंट ध्यान दीजिए, आपको हैंड रिटेन के रूप में नोट्स मिलेगा। एकदम इस चित्र के अनुसार हम लोग देखना शुरू कर। प्यार से कैसे देखेंगे? कथा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल को विद्युत बल या स्थिर वैद्युतिक बल कहा जाता है। तो आराम से लिखेंगे, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। बोलो, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रेम से बोलो विद्यार्थी महाराज की जय। आराम से यहां से पूछेगा, ऐसे अगर लिखा हुआ है तो सामने सामने तो समानुपाती, अगर उल्टा है तो यही लिखा जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। इस चिन्ह को अनुक्रमानुपाती चिन्ह कहा जाता है। और इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के बाद एक कांस्टेंट आता है जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहा जाता है। और इस अनुक्रमानुपाती नियतांक का मान टॉपिक पर निर्भर करता है। 2 नंबर के प्रश्न में आप लोगों से पूछेगा कि कूलाम के नियम को बताइए। तो आप प्यार से बताइएगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, देखो ना Q1 और Q2 गुना हुआ है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो दो बात बताएं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, बोलो, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो समीकरण, दो स्टेटमेंट से निकालें और यही 2 नंबर के प्रश्न में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि कूलम के नियम को व्यक्त करें या कूलम के नियम को बताइए। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में रहेगा तो इतना ही लिखिएगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कुछ बोलना नहीं। अब ये 2 समीकरण आया है, दोनों को बोलेंगे तुमको अकेले नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? हम पर ज्यादा ध्यान देगा। तो बोलेगा हाँ, समीकरण 1 एवं 2 को मिलाने पर बोलेंगे तुमको अकेले नहीं छोड़ेंगे, अर्थात तुमको निगाहों में इस कदर बसा लेंगे कि तुमको ना भूल पाएंगे और तुम दोनों के नून रोटी खिलाएंगे और जिंदगी संग ही बिताएंगे। और जरा प्यार से कह देना तुमको ना भूल पाएंगे। देखो तो धीरे धीरे बोलिए, ई देखिए 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 आराम से। ये आपका एकरे में कूलम के नियम छुपल है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको देखिए ना क्या है। तो अभी बगल में देखो, इसे अनुक्रमानुपाती चिन्ह कहा जाता है और अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है। और उस अनुक्रमानुपाती नियतांक का मान टॉपिक पर निर्भर करता है। मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है, अगर तू भूल गया तो हमर गलती नहीं है। अर्थात इसको बोलेंगे तुमको निगाहों में इस कदर हटा देंगे। जब हटा देंगे तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह को बुलाएंगे तो F बराबर रहेगा 1/4 पाई अपसलन 0। यही कौन नियतांक है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है। 1/4 पाई अपसलन 0 कौन नियतांक है? तो सवाल आएगा अनुक्रमानुपाती नियतांक है और ये होगा Q1 गुना Q2/r²। अब देखिए तो यही कूलम का नियम है। क्या बोले? इस अनुक्रमानुपाती नियतांक का नाम टॉपिक पर निर्भर करेगा।
तो इस टॉपिक, कौन सा टॉपिक में पढ़ रहे हैं? तो स्थिर वैधुतकी में। तो इसका जो नाम है उसका नाम बोला जा रहा है, इसको बोला जाएगा अनुकर्मानुपाती नियतांक। और इस अनुकर्मानुपाती नियतांक का नाम है स्थिर वैधुतकी बल नियतांक। बोलो, इस अनुकर्मानुपाती नियतांक का नाम है स्थिर वैधुतकी बल नियतांक। अब इसको पढ़ने के लिए हम सिखाएंगे कि सर जी इसको पढ़िएगा क्या। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलेगा नहीं। 3 गो बात सबसे पहले कि बोलिएगा बबुआ इसको पढ़े ला पहले सिखा द सर जी, हमको एकदम प्यार से पढ़िएगा, आराम से। 1/4 पाई अवसलन जीरो को पढ़ा जाता है ऐसे, 1/4 पाई, 1/4 पाई अवसलन जीरो या अवसलन नॉट, अवसलन जीरो या अवसलन नॉट। देखो ना, 1/4 पाई अवसलन जीरो या अवसलन नॉट, इतनों से मन हमर नहीं मानेगा। अवसलन नॉट ये है ये। अब यहाँ से और अच्छा बात आएगा कि सर जी इसका मान क्या होता है? तो इसका जो मान होता है 1/4 पाई अवसलन जीरो का, वो होता है 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ये किसका मान है? 1/4 पाई अवसलन जीरो का। ये पूछेगा सर जी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर क्या है? तो बोलेंगे ये जो है ना स्वच्छ आकाश का विद्युतशीलता है। सॉरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक आपसे पूछेगा, क्या बताइएगा? तो बोलिएगा सर जी हम बताएंगे कि इसका मान होता है 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। एक बात और बताना है आप लोगों को कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान 1 भी होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान 1 भी होता है, लेकिन ये होता है सीजीएस मात्रक पद्धति में। आप लोगों से पूछ देगा कि सीजीएस मात्रक पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है? 1। और एसआई मात्रक पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है? तो उसमें भी आप लोग बता दीजिएगा कि 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। इतना से भी मन नहीं मानेगा। अब तुमको एक और सवाल यहाँ से आएगा कि सर जी ये इसका मात्रक कैसे होगा? तो देखिए मात्रक रटना नहीं है। अच्छा एगो बात पूछे तुमसे, एफ बराबर बस एगो फार्मूला खाली बोला लेंगे, ओकर बाद एरा तो नचाइते रहबे रे। एक Q1 एक Q2 एक कौची आर एस। आराम से देखो तो एफ किसको बताता है? तो जवाब आएगा सर जी बल को। तब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब कुछ नहीं, इधर देखो ना, एकरे पर पूरा क्वेश्चन ही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक लिखे, एकदम बड़ा जालीदार है, कुछ है ये नहीं है। अभी अभी पता चला होगा कि इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। और तू हमरा जानता है अब की बोलेगा कि ये सर जी, तो हम बोलेंगे हाँ, ये डायरेक्ट हम याद कर लेंगे। अगर हमको गलती से याद नहीं रहा तब तो बोलेंगे गलती से। अगर गलती से याद नहीं रहा तो ये वाला फार्मूला जरूर याद रखना। बोलना बस एक नजर इसको देखा, दिल में इसकी तस्वीर लगी। क्या नाम था इसका? रब जाने। रब को चाहिए, हम सब जानेंगे, इसको तो तूने ना भुलाएगा। वो अब पूछेगा सर एफ क्या है? एफ तो अब बोलिएगा सर एफ बल है। एफ क्या है? बल। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का निकालना है तो इसको छेड़ेंगे नहीं, और जिसको नहीं निकालना है उसको छोड़ेंगे नहीं। गलत बात की सही बात, तो ये तो छेड़ नहीं रहे। अच्छा Q1 किसको बताता है? आवेश का। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। और कूलम को C के द्वारा दर्शाया जाता है। Q2 भी किसको बता रहा है? आवेश को। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम।
दूरी किसको बताता है? मीटर को। तो मीटर की मीटर स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब कुछ नहीं, इसको अकेले बोलेंगे नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। एकदम जिंदगी संग संग बिताना नहीं है, इसको अलग कर देना है। 1/4 पाई 0 एजे छोड़ दिए, और बाद गले में लाल टाई, घर में 1/4 पाई। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे हुआ पता चला? एरा तो छोड़बे किए हैं, मीटर स्क्वायर इधर गुना में भागा में, तो इधर जाके गुना में, और कुलम गुना कुलम क्या आ जाएगा? कुलम स्क्वायर। क्या आ गया बाबू? 1/4 पाई/0 बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कुलम स्क्वायर। देखिए, तो यही तो आप लोगों को यूनिट हम बताए होंगे। क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लग रहा है भाई। अगर लग रहा है तो अच्छा, और नहीं लग रहा है तो और अच्छा। यह देखिए आगे कहता है 1/4 पाई/0 का कौन मात्रक एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक पद्धति में मान बताइए। सबसे पहले जब भी इस बोले जब भी याद आएगा, तू जब भी नहीं कहता तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे अब क्या देखें। जब भी आपको नजारा देखने का मन करेगा तो इसको सबसे पूछेंगे कौन है तू, कौन है तू, कहां से तू आया। तो एकदम एकदम इसको जैसी ही दिखे आपको कूलाम के नियम का ये फार्मूला प्यार से दिखना चाहिए कि F बराबर 1/4 पाई/0 Q1 गुना Q2 बटा कौन स्क्वायर होता है? R स्क्वायर। अब 1/4 पाई/0 का एसआई मात्रक पद्धति में मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9, और सीजीएस मात्रक पद्धति में इसका मान होता है 1। यहाँ तक में अगर दिक्कत नहीं तो भैया ये सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव बताते। यह देखो स्वच्छ आकाश का विद्युतशीलता या प्रवैधुतांक का एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखें। कुछ नहीं करना है, हिनखा से मिल लेला है, एकदम कतः बंबई से बोला था नहीं, हिनखा से मिल गया है तो बोल देगा मैंने पत्थर से जिसको बनाया खुदा। इसका मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। इसका एसआई मात्रक होता है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। इसका विमा होता है, आराम से लिख लेना, एम एल पर पावर 3 टी पर पावर -4 ए पर पावर -2 का स्क्वायर ब्रैकेट। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम एल पर पावर 3 टी पर पावर -4 ए पर पावर -2 का स्क्वायर ब्रैकेट। और शुरुआती में बताए थे कि बीमा एकदम जन्म कुंडली को दर्शाता है। एम का मतलब द्रव्यमान कै बार आया है? एक बार। लंबाई कै बार आया है? 3 बार। टाइम कै बार आया है? 4 बार। और कौन? ए का मतलब विद्युत धारा कितना बार आया है? 2 बार। जो पावर प्लस है वो समानुपाती में होगा, और जो पावर माइनस है वो व्युत्क्रमानुपाती में होगा। मामला इतना ही है, इसके अलावा आप लोगों के और कुछ मामला को देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको देखने को दिल करता है तो एकदम एकदम दिल में एकदम दर्दिया छुपा छुपा रखेंगे, घबराए की कोई जरूरत नहीं है। इसको बोला जाता है, यही आपका है स्वच्छ आकाश का विद्युतशीलता। स्वच्छ आकाश का विद्युतशीलता या प्रवैधुतांक। विद्युतशीलता इसको बोलिए या इसी को बोलिए प्रवैधुतांक। स्वच्छ आकाश का विद्युतशीलता या प्रवैधुतांक। एकदम कोई बोलबे नहीं करेगा। एकर मान सबसे पहले अगर आपसे पूछ दे तो बताइएगा 8.854। याद रखना, ये दोनों को कहेंगे कि तुमको निगाहों में इस कदर बसा लेंगे कि तुमको ना भूल पाएंगे। अगर भूल गया तो आपको दिक्कत है, ये हम वादा करते हैं। अगर नहीं भूला तो तुम कोई नहीं तुमसे मुंह लगा सकता है। एकर उल्टा यूनिट बा होगा, ओकर था न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखेंगे बड़ा गौर के साथ, क्योंकि तू नजर आया था किसी और के साथ। इतना गौर से इसको देखना कि लगे कि नहीं है। देखो ना, इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, तो इसमें आएगा कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। एकदम कोई दिक्कत नहीं। इसका मान 9 गुना 10 पर पावर 9, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मान है 8.854 गुना 10 पर पावर -12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर।
चलिए, मामला सुलझा रहे थे, घबराए की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये मान हुआ, अब बोलेगा सर जी एसआई मात्रक इसका क्या है, तो एकदम एक उल्टा, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, तो ये होगा कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसका पावर क्या है, एम्पर पावर 1, तो इसका बस उल्टा, जो पावर प्लस में है वो पावर इसका माइनस में होगा, और जो माइनस में है वो प्लस में होगा। यह देखो टी पर पावर कितना 4 और ए पर पावर 2, दोनों को मिला के काहे लेके चल रहे हैं कि आपको कोई दुख तकलीफ नहीं हो। अब यहाँ बीमा आ गया, एक और मात्रक इसको बड़ी एकदम ध्यान दिया जाएगा, इसका मात्रक एप्सिलॉन नॉट का जब संधारित्र से रिलेटेड मामला को दर्शाया जाएगा तो वहां इसका एक और मामला आएगा एफ एम पर पावर -1, इसको बोला जाता है फराड मीटर इनवर्स 1, फराड मीटर इनवर्स 1। ये मामला आएगा कब, जब आपका संधारित्र से रिलेटेड मामला आएगा तब। ये संधारित्र में जाएगा ना तो एक फार्मूला आता है सी बराबर, एक फार्मूला ये आता है सी बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू ए बाई डी। अब कुछ नहीं करता, धारिता का मात्रक फराड होता है, एप्सिलॉन नॉट को तो छेड़ना ही नहीं है, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, और डी जो है वो दूरी को दर्शा रहा है और ये क्षेत्रफल को दर्शा रहा है, तो यहाँ होता है दूरी का क्या होता है मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ये बच गया एप्सिलॉन नॉट एम बराबर क्या एफ, एफ बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एम होगा, तो क्या बराबर एप्सिलॉन नॉट बराबर एफ बटा एम हो जाएगा, इसी को बोला जाएगा फराड मीटर इनवर्स। आप लोगों को अगर कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो कमेंट बॉक्स में एक बार प्यार से आई लव माय इंडिया जरूर लिखिए। आगे आपकी मर्जी, फिर आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो स्वच्छाकाश का विद्युत सिलता है पर वैद्युतांक का मान क्या होता है, आप लोगों को दिमाग में दौड़ रहा होगा 8.854 गुणा 10 पर पावर -12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक को नहीं छूट। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक फराड मीटर इनवर्स 1 होता है, तो यही एप्सिलॉन नॉट है, इसी को बोला जाता है स्वच्छ आकाश का विद्युतशीलता या प्रवैधुतांक। स्वच्छ आकाश का विद्युतशीलता, कौन शीलता, विद्युतशीलता या प्रवैधुतांक, स्वच्छ आकाश का विद्युतशीलता या प्रवैधुतांक। आगे कह रहा है निम्न में कौन सा कथन कूलम के नियम के संबंध में सत्य है, बताएं। यह केंद्रीय बल होता है, सही है। यह विद्युत बल होता है, ये भी सही है। और यह संरक्षी बल होता है, ये भी सही है, ये भी मामला सही है, कोई कुछ बोलवे नहीं करेगा, इसका आंसर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, डी। अब कोई नहीं कुछ बोलेगा। देखो कहता है यदि वायु में दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर स्थित है तो इसके बीच लगने वाला बल आराम से आ रहा होगा, यही यह देखो क्या बराबर आ जाएगा, एफ बराबर यही ना निकालना है। तो ये बोले पढ़ते तोरा, अगर बोले पढ़ रहा है तो समझ लो कि हमरा में फॉल्ट, तू लोग तो सुधा दूध के दोबल है, तू लोग में फॉल्ट हो नहीं सकता है। और कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वायु में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल एफ है, इन आवेशों के बीच का दूरी को n गुना कर दिया जाए, बोलो कई गुना, n गुना कर दी जाए तो इसके बीच लगने वाला बल बताइए। कह रहे हैं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल एफ है, फिर से बोलो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या है, एफ है। और इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी को दुगना n गुना कर दिया जाए तो इसके बीच लगने वाला बल बताए। एकदम मलाई मार के ना अस्थिर से देखिए, एकदम तुमको कोई छेड़बे नहीं करेगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कई आवेश, दो, एक का नाम, जैसी दो आवेश आया दिमाग में ऐसे, एक Q1 और एक, अच्छा इसके बीच का दूरी जब आर है, इतना तो दिमाग में आपको दौड़ाना पड़ेगा, इसके बीच लगने वाला बल क्या है, एफ है। तो इसके लिए फार्मूला, ये सब के सब मामला चल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, वायु में कई बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। जैसी F बोला तो फार्मूला F बराबर लगा लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर। ये तो हम लोगों का डीएनए में आ चुका होगा। अगर अभी तक आपके दिमाग में ये डीएनए में नहीं आया है तो बता देते हैं, डीएनए में लाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब क्या कह रहा है, इन आवेशों के बीच का दूरी n गुना कर दिया जाए। बस बोला Q1 Q2 जो माने हैं उसको भी नहीं छेड़ा, छेड़ दिया किसको, दूरी को, और जिसको छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। कहता है दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। तो बेवफा यहाँ कौन हुआ, दूरी हुआ। कई गुना हो गया, तो ये आर था, अब हो चुका है एन आर। सबका साथ सबका विकास। अब इसके बीच लगने वाला बल को मान लेते हैं एफ डैश बराबर वाट। यही कर है कि इनके बीच लगने वाला बलों को बताइए कब, जब दूरी को n गुना कर दिया गया है तब। अब इतना से भी जब मन नहीं मानेगा तो आगे दूर दूर तक तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताए हैं फार्मूला, एफ डैश बराबर यहाँ क्या लिखेगा 1/4 पाई। फिर से ध्यान दो, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये तो अनुकर्मानुपाती नियतांक है, आवेशों के गुणनफल को। तो आवेश कौन है, एक Q1 है और दूसरा Q2। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के भी उत्कर्मानुपाती होता है। तो एनआर के स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत। बोलिएगा सर जी एनआर के स्क्वायर काहे लिख दिए, हम बोलेंगे पागल है, अगलेट पगलेट ढक पलेट है का। क्या कूलम के नियम बोले हैं कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आवेशों के गुणनफल और दूरी, दूरी n गुना क्या है, तो पहले r था तो बाद में nr हो गया। अब यहां तक में जब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आराम से यहाँ प्यार से देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, और यह देखो Q1 गुना Q2 हो गया, अब बटा n स्क्वायर और क्या हो गया आर स्क्वायर। देखिए इसको देखो, नहीं कहता है इसको और इसको देखो कौन फाजुल है, एन स्क्वायर। तो एक काम प्यार से 1/n स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं और एक सरिया के थोड़ा लिख देते, नहीं कहते है कि जयमाला पर जाए वाला रहता है तो नहीं थोड़ा मेकअप उकअप कर देता है, तो ओकरे एतम अलग ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इधर लिखाएगा Q1 इधर लिखाएगा Q2 और यह आर स्क्वायर। और इसको जब देखते हैं ना तो इसको देखता होगा तो कुछ कुछ होता है, कहता है जागे मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। समीकरण 1 देखते हैं, इसको देखते हैं तो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर के जगह एफ लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखाएगा 1/n स्क्वायर, एक जगह लिखा जाएगा एफ। तो इसीलिए कौन डैश बराबर एफ डैश बराबर एफ बटा एन स्क्वायर। एकदम मामला एकदम, दिल तो अभी बच्चा है जी। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में प्यार से लिख दीजिए आई लव माई इंडिया। यहाँ तक समझ में आया कैसे कैसे किए, कमेंट बॉक्स में प्यार से इसी बात को रिपीट कीजिए आई लव माई इंडिया। उसके बाद हम समझ जाएंगे कि आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं या समझे हैं, और कैसा लगा जो अपना कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। यहाँ और अच्छा से सवाल करते हैं, देखिए कि कंसेप्ट को समझाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 आवेश, एक Q1 है दूसरा क्या है Q2 है, इसका बीच का दूरी r है, अब बल कौची है F है। अब यहाँ से क्या किया है, दूरी को अगर n गुना कर दिया जाए, दूरी को कै गुना कर दिया जाए,
एन गुना जैसे किया तो ये Q1 और ये Q2, अब बीच का दूरी हो जाएगा क्या, NR, और यहाँ जो बल है क्या होगा, F डैश। ये बहुत ही एकदम गोल्डन कंसेप्ट है। ये वो कंसेप्ट है कि आप लोगों को नॉमरिकल बनाने के लिए जब इस टाइप से क्वेश्चन आता ही आता है, और जब इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी भी कलम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी हम बता दिए एफ डैश बराबर एफ बटा एन स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे रोटेट करेगा, कहता है दो आवेशों के बीच का दूरी अगर आधी कर दी जाए, दूरी आधी कर दी जाए तो बल का मान क्या होगा, दूरी आधी, एन बराबर आधा। बोलेगा राधा सुन मेरी राधा, अब दूरी हुआ है आधा। अगर एन बराबर आधा कर दिया तो यहां से देखो तो एफ वटा 1/2 के स्क्वायर। अब तू बोलेगा सर जी 1/2 किसके जगह पर रखें, तो हम बोलेंगे मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है एन गुना, एन के जगह आधा हो सकता है, एन के जगह दुगना हो सकता है, एन के जगह तिगना हो सकता है, एन के जगह 4 गुना हो सकता है। तो यहाँ आ गया एफ डैश बराबर, यहाँ अगर गौर से देखा जाए तो गौर से देखिएगा तो एफ डैश बराबर आ जाएगा एफ, और ये क्या आएगा 1/4, तो इधर मामला आ जाएगा कई एफ का, 4 एफ का। वो ये बोल देगा दूरी अगर दुगना कर दिया गया है तो एन के जगह यहाँ 2 रखेंगे, 2 के जगह 4 रखाएगा, F/4। वो निर्भर करता है कह क्या रहा है, कहता है आवेश दोनों आवेश दुगना किया, तो यहाँ Q1 के जगह 2, Q2 के जगह 2, ये सब कंसेप्ट आपका फिर क्या होगा, बदल जाएगा। वही बोलेगा दूरी को तिगुना कर दिया है तब n के जगह 3 रखेगा, यहाँ F/3 के स्क्वायर रखेगा, 3 के स्क्वायर 9 होगा, मिलाएंगे तो F/9 आएगा। यहाँ तक में जब आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो आगे दूर दूर तक दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जब कंसेप्ट के तरफ जाएंगे तो ये देखिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरा टॉपिक से आ गया है। यदि दो आवेशों के बीच मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेशों के बीच दूरी, देखिए दो आवेशों का दूरी बढ़ा दिया जाए। जब दो आवेश का दूरी बढ़ाएंगे तो क्या है, एफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, तो बल क्या होगा बाबू, घट जाएगा, बल क्या होगा, घट जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम के द्वारा दिया गया है, कूलाम के नियम। अब ऑब्जेक्टिव तो लगेगा ही, तोरा दौड़ा रहा है, दो आवेशों के बीच लग के दूरी को दुगना कर दिया जाए तो बल क्या होगा, देखो एफ डैश बराबर F/n स्क्वायर, दूरी दुगना है तो F/2 के स्क्वायर कौची होगा, F/4 कितना होगा बाबू, 1/4 होगा, 1/4, हाँ चौथाई हो जाता है। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। कहता 1 मीटर के दूरी पर दो समान आवेश रखा हुआ है, दो समान आवेश रखा हुआ है जिसका मान कै कूलम है बाबू, 1 कूलम है, तो इसके बीच लगने वाला तुल्य बल क्या होगा, आराम से देखो ना। 1 मीटर के दूरी पर स्थित कै समान आवेश है, दो समान आवेश, प्रत्येक का मान कै कूलम है, 2 कूलम, तो इसके बीच लगने वाला बल होगा। इसका मतलब कह रहा है Q1 का मान भी आपका 1 कूलम है, दो समान आवेश है, Q2 का मान भी कै कूलम है, 1 कूलम है, और R का मान कै मीटर है, 1 मीटर है। निकालना क्या है, F बराबर भाट। आपको पता है बल का मात्रक न्यूटन होता है, और जैसी बल का नाम आया और आवेश का नाम आया तो फार्मूला 1/4 पाई अब सलन 0 Q1 गुना Q2 बटा कौन स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आएगा। घबराए के कोई जरूरत नहीं है। 1/4 पाई अब सलन 0 का मान शायद आप लोगों को पता होगा कि 1/4 पाई अब सलन 0 का मान कितना होता है, तो जवाब दीजिएगा 9 गुना 10 पर पावर 9 होता है। Q1 का मान 1, Q2 का मान 1 और R का मान 1, तो R स्क्वायर है तो R स्क्वायर। अरे हम नहीं बोले, क्वेश्चन बोला कै मीटर के दूरी पर, 1 मीटर के दूरी पर, तो R के जगह 1 रखें तो R स्क्वायर तो 1 स्क्वायर रखें। Q1 और Q2 का मान कै कूलम है, 1 कूलम,
Q1 के मान 1 रखेंगे, Q2 का मान 1 रखेंगे, 1 गुने 1/1। अब यहाँ प्यार से अगर देखा जाए तो 9 गुना 10 पर पावर कै न्यूटन आ गया, 9 न्यूटन। शायद इसको प्यार से देखेंगे तो आंसर आपका सी आ चुका होगा। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए। एकदम दिल में दर्द सा जगह है, कांटा सा कहीं लगा है। देखो तो अब सलन नॉट का मान बताएंगे 8.854 गुना 10 पर पावर -12। इस सब के तो देखते ही एकदम गुस्सा आता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। एकदम गुस्सा आ रहा है। एक बिंदु आवेश कैपिटल क्यू से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कुछ नहीं होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटा कौन स्क्वायर, आर स्क्वायर। वहां कुछ नहीं, एक क्यू हट जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटा क्या होता है, आर स्क्वायर। शायद ये आपको दिख रहा होगा आंसर बी। अब इतना से ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया था। विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है आपका पता है, संरक्षित होता है। आपका विद्युत क्षेत्र जो है ना वो आपका संरक्षित होता है। यहां से कहता है वायु में, यह देखो एकदम कहता है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। तो अमरीकल जैसी आया तो एकदम मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है। अगर मस्ती जिंदा न है तो समझ लो कि हम लोग जबरदस्ती जिंदा हैं। बोलो वायु में क्या, एक दूसरे से कै सेंटीमीटर के दूरी पर, आर बराबर 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 पर पावर माइनस, अरे सेंटी का वैल्यू 10 पर पावर -2 होता है की दूरी पर स्थित है। दो आवेशित कणों का यहाँ आवेश लिखा हुआ है। एक आपका Q1 का मान है 2 गुना 10 पर पावर -7 कूलम और Q2 का मान जो है वो आपका है 3 गुना 10 पर पावर -7 कूलम। इनके बीच लगने वाला बल का परिमाण एफ हम लोगों को निकालना है, प्यार से देखना है। एफ बराबर फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 54 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर। एकदम बोलेंगे जा इससे पहले सेटिंग करवा के जा। आई 9 गुना 10 पर पावर 9, Q1 के जगह 2 गुना 10 पर पावर -7, Q2 के जगह 3 गुना 10 पर पावर -7 और आर का मान कितना है प्यार से बता दीजिए। आर का मान आपका 30 सेंटीमीटर है तो माफ कीजिएगा 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ आएगा 30 गुना 10 पर पावर -2, 30 गुना 10 पर पावर -2। आर है कि आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, तो इतना का स्क्वायर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। घबराए के कोई ज़रूरत नहीं है। ये 9 गुना 10 पर पावर 9 आया, 2 गुना 10 पर पावर -7 आया और 3 गुना 10 पर पावर -7 आया। और ये इतना स्क्वायर है तो इतना गुना इतना होगा, इतना गुना इतना होगा। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत। अब एगो और बात बता देते हैं। नहीं कहता है तुझसे पूछूं एक सवाल, बता भाई तेरा क्या है नाम। तो 9 3 तिया 9 से 9 खत्म। अभी नहीं कुछ तो बच रहा कितना, 10 न हो, 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 1 करना कुछ नहीं, 10 पर पावर 9 लिखल रहते हैं। देखो 2 तिया 6, आराम से एक बार प्यार से देखो ना, तुमको आराम से दिखेगा। यहाँ आराम से इस प्रकार से दिखेगा आपका 2 गुना 3 बराबर क्या लिखा हुआ है 6, गुना में पावर तो 10 पर पावर 9 है, 10 पर पावर -7 है, 10 पर पावर -7 है और नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, नीचे पावर माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में, नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, नीचे पावर माइनस में तो ऊपर जाके प्लस। और ये आंसर जब भी आएगा तो बल का चर्चा किया जा रहा है तो बल हमेशा न्यूटन में आएगा। एक काम और करना है, 6 गुना में पावर को जोड़ दे। अरे बोलना गुना में कौन जुटता है, तो जवाब आता है गुना में पावर जुटता है। तो गुना में हम लोग किसको जोड़ेंगे, तो जवाब आएगा कि सर जी गुना में पावर को जोड़िएगा। पावर में कितना है, प्लस पहला पहले जोड़ो, 2 2 4 और 9 4 13। अच्छा प्लस में आ गलो 13। ओके
माइनस वाला जोड़ो, 7 7 14, 14 1 15, 15 1 16, -16 प्लस 13 -16 -3। अब ये 6 गुना 10 पर पावर -3 न्यूटन। आप ये भी लिख सकते हैं क्या 6 गुना 10 पर पावर -3 न्यूटन कोई ऑप्शन में है? नहीं। एम एन करके दिल है। एम का मतलब क्या है, जो गौर कीजिए, एम का मतलब होता है मिली। बोलो, एम का मतलब होता है मिली, और मिली का वैल्यू होता है 10 पर पावर -3। तो प्यार से 10 पर पावर -3 के जगह हम लोग मिली को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ प्यार से बोलेंगे जानू तू लेट हो गई, और 10 पर पावर -3 के जगह मिली आके सेट हो गई। इतना मिली न्यूटन प्यार से आंसर लिखा गया। अगर समझ में आया है तो अच्छा, और न समझ में आया है तो और अच्छा। ये कमेंट बॉक्स में जाकर डिसाइड कीजिएगा। याद रखिएगा के स्क्वायर वटा जी एम ई इंटू एम पी जो है ना, याद रखना, ये मात्रकहीन और विमाहीन होता है। जब मीन बैच का क्लास करके जब वहाँ हम बताएंगे ना, तो याद रखना वहाँ हम बताएंगे कि ये मात्रक के का बीमार रखेंगे, ई का बीमार रखेंगे, जी का बीमार रखेंगे, एम ई का बीमार रखेंगे, एम पी का बीमार रखेंगे। ई जो है आवेश को बताता है, के आपका नियतांक है, और जी आपका गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है, और के आपका विद्युत बल का नियतांक है, जिसको कि 1/4 पाई अपसलन 0 के नाम से जाना जाता है। और ये एनसीईआरटी का मामला है, तो ये मात्रकहीन और विमाहीन होता है। याद रखना, प्योर नंबर जितना भी शुद्ध संख्या, एकदम शुद्ध संख्या, बोलेगा ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी, जितना भी शुद्ध संख्या, जैसे 5 हुआ, 1 हुआ, 50 हुआ, 75 हुआ, ये सब के सब शुद्ध संख्या है। तो जितना भी आपका शुद्ध संख्या है वो आपका मात्रकहीन एवं विमाहीन नजर आएगा। आप लोगों को दर्शाने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो जवाब आएगा m पर पावर 0 का वैल्यू 1, l पर पावर 0 का वैल्यू 1, t पर पावर 0 का वैल्यू 1, a पर पावर 0 का वैल्यू 1। 1 गुना 1 गुना 1 बराबर, ये 1 आपका प्योर नंबर है। तो ये आपका मात्रकहीन और विमाहीन नजर आएगा। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत न है तो कूलम बल क्या है, केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी है। एकदम मजा आ गया। इसका आंसर हम लोग सी लॉक कर देंगे, और लॉक ऐसा से करेंगे कि कभी भी अनलॉक नहीं होगा। यह देखो फिर है आपका क्या है बाबू, फिर आपका कर रहा है कि +3 माइक्रोकुलम तथा 2 +4 माइक्रोकुलम, दो आवेशों के बीच 10 न्यूटन का विकर्षण बल लग रहा है। लो फिर एकदम जैसे विद्युत बल आया एकदम एकदम इसको तो कह रहे हैं ना, ऐसे +3 माइक्रोकुलम, ओके, और एक है +4 माइक्रोकुलम, ओके। अब इसके बीच का दूरी को मान लेते हैं कितना है, आर है बीच का। हाँ, कहता है +3 माइक्रोकुलम और -+4 माइक्रोकुलम, दो आवेशों के बीच कै न्यूटन का बल लग रहा है। तो ये जाए एफ बराबर कै न्यूटन का बल लग रहा है, 10 न्यूटन का विकर्षण बल लग रहा है, ओके। तब कहता दोनों आवेशों में अतिरिक्त -6 माइक्रोकुलम जोड़ देने पर, अच्छा, इसका मतलब +3 माइक्रोकुलम था ना, एरा में कै माइक्रोकुलम जोड़ देंगे, +-6 माइक्रोकुलम। और ये जो आपका है इसमें भी +4 माइक्रोकुलम है ना, इसमें भी जोड़ देंगे कितना, -6 माइक्रोकुलम, और दूरिया ओहे रहे देंगे, ये दूरी आर है। तब कह रहा है इसके बीच का बल होगा, मान लेते हैं इसको F' बराबर भाट, और एफ बराबर कई न्यूटन दिया है, एफ बराबर 10 न्यूटन दिले। अब एकदम, अरे जब तू छोटा भी होगा ना, तो ये सब तो जोड़ घटाओ पक्का याद होगा। तो में जोड़िएगा -3 तक कितना आएगा, सॉरी 3 में जोड़िएगा -6, ये -3 माइक्रोकुलम आ जाएगा।
बोलो ये कितना आ जाएगा बाबू? ये आपका आ जाएगा -2 माइक्रो कूलम। कोई दिक्कत नहीं, निकालना है एफ डैश। दो गो समीकरण बना लेते हैं। एफ बराबर 1/4 अपसलन 0, और ये आ गया 3 माइक्रो कूलम गुना 4 माइक्रो कूलम बटा आर स्क्वायर। समीकरण 1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुमको इच्छा करे, दिल करे तो करना। अब यहाँ एफ डैश बराबर तो ही निकालना है, कर देते हैं 1/4 अपसलन 0। साइन लेके नहीं चलना, साइन आकर्षण या विकर्षण वाला मामला को दर्शाता है, और ज्यादा छेड़ने नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपको जोड़े हैं तो 3 माइक्रो कूलम रख दिए। बोलिएगा गुरुजी साइनमा, बोलेंगे फिर मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है कि साइन आकर्षण और विकर्षण नेचर को दर्शाएगा, और Q2 के जगह लिखाएगा कै माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम बटा कौन स्क्वायर आर स्क्वायर। ये दोनों को तुलना कर दो ना, एफ बटा एफ डैश की निकालना, एफ डैश है तो जिसको निकालना है ना वो आर एच एस में आएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं करना है, यहाँ प्यार से लिख दो समीकरण 1/2, आंसर आ गया एफ डैश। और नहीं तो एजा से तू एक गलती भी करेगा कि हम माइक्रो का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ भी माइक्रो का वैल्यू रख देते हैं, फिर कूलम रख देते हैं, पगला जाएगा। कैलकुलेशन 4-5 पेज में जाएगा, और जब 4-5 पेज में जाएगा ना तो तू अलबला के रह जाएगा, और उतना अलबलाहा हम आप लोगों को बनाना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, आराम से जिसको निकालना है उसको पहले रखना, समीकरण 2/1 से। अब बोलेगा तू जब जब मुझको पुकारे एकदम एफ डैश बटा एफ हो गया। अरे हो रहा है तो अच्छा, नहीं हो रहा एफ डैश के जगह क्या रखेगा राजा, 1/4 अपसलन 0, इधर लिखाएगा 3 माइक्रो कूलम, और इधर लिखाएगा 2 माइक्रो कूलम, और बटा कौन स्क्वायर आर स्क्वायर। फिर एफ के जगह क्या लिखाया है देखो तो, एफ बराबर 1/4 अपसलन 0। फिर लिखाएगा Q1 के जगह कितना है, Q1 के जगह है 3 माइक्रो कूलम, Q2 के जगह है 4 माइक्रो कूलम, और बटा कौन स्क्वायर आर स्क्वायर। धक धक करने लगा, अब धक धक नहीं करेगा, इसको धक धका दो। यहाँ से काटिएगा ऐसे नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, जैसे लिखल है उसे ऊपर वाला के बोलेंगे, तुमको छेड़ेंगे नहीं। बस अभी काटिएगा ना तो हो सकता है तुमसे मिस्टेक हो जाए। ये 3 माइक्रो कूलम और ये 2 माइक्रो कूलम, अब बटा कौन स्क्वायर आर स्क्वायर। याद रखिएगा, बेसिक ध्यान दीजिए। बेसिक में क्या ध्यान दीजिएगा, निकलता है ए बटा बी अब बटा बी बटा सी। इसको बोलेंगे ए बटा बी को बोलेंगे तुमको छेड़ेंगे नहीं, सॉरी ए बटा बी अब बटा सी बटा डी रहेगा। तो ए बटा बी को छेड़ना नहीं, और सी बटा डी को उलट के लिखना है, डी बाई सी, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। इसको बोलेंगे तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, ऐरा बोलेंगे तू जल्दी जल्दी में ऊपर जाओगे तो उलटिए जाओगे, इसको उलट देना। तो देखो तो ये ए के जगह है, ये बी के जगह है, ये सी के जगह है, और ये डी के जगह है। अब तोरा से अगर गलती हो तो तोरा से बकलोल आदमी नहीं है। ए बटा बी को तो छेड़े नहीं, और देखो तो डी कहाँ चला जा गया है, ऊपर, और सी नीचे। इससे क्या होगा ना कि कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस कम जाएगा। ये क्या आ जाएगा 4 पाई अपसलन 0 आई इंटू कौन स्क्वायर आर स्क्वायर, और नीचे कौन रहेगा बाबू, इधर है 3 माइक्रो कूलम, और इधर कितना है बाबू 4 माइक्रो कूलम। ले अब कोई बोलता रे, कोई नहीं बोलेगा, ये आराम से देखो। अब आराम से देखो तो
4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर माइक्रो कुलाम आराम से देखो ना, माइक्रो कुलाम बच गया 3 दूना 6 अचारतिया 12 6 बटा 12 1 बटा 2 एकदम खत्म। कहता है साजन मेरा उस पार है, आ मिलने को दिल बेकरार है, आ जल्दी आई मत तया नहीं तो एह तैयार है। फिर से ध्यान दो, एफ डैश बटा एफ को जब सोल्व करके लाएं तो लाएं 1/2। हमको निकालना कौन है, एफ डैश। अरे एफ डैश बटा एफ, तो देखो एफ डैश को अकेले कर दिए, तो एफ इधर भागा में तो इधर जाके गुना में। देखो f/2 आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ का मान कै न्यूटन, 10 न्यूटन। तो ये आ गया 10 न्यूटन बटा 2 बराबर कै न्यूटन, 5 न्यूटन। ले ऑप्शन बी आ गया। थोड़ा देखिए, जब नॉमरिकल पूछ देगा तब तो आपका हालत खराब कर देगा, और नॉमरिकल पूछेगा ही। आप जिंदगी में ग्रुप डी का भी तैयारी, दुनिया के सबसे छोटा एग्जाम का भी तैयारी कीजिएगा तो आपका नॉमरिकल ही साथ देगा, वरना कोई साथ देने वाला नहीं है। नॉमरिकल क्लियर। देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फैराड मीटर इनवर्स। याद रखना, नॉमरिकल जब भी आपके सामने आए तो एकदम कूल माइंड देख के देना है, क्योंकि अंतिम तक अगर आपका कोई साथ देगा नॉमरिकल, कंपटीशन में रिजल्ट देगा नॉमरिकल, एयरफोर्स में रिजल्ट देगा नॉमरिकल, एनडीए में रिजल्ट देगा नॉमरिकल। वाकई रट के सब कुछ आप बना सकते हो। रट के ऑब्जेक्टिव कितना रटिएगा, पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा मात्रा में कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपको नॉमरिकल की ही आवश्यकता पड़ेगी। अब इतना से भी मन ना मानेगा तो आगे मनाते हैं। चलिए क्लियर है। अब देखिए ना, कुछ बोलते रहे। यह देखो, याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत की बल, दो विद्युत बल और इस गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात जो होता है ना 10⁻42 होता है। याद रख लीजिएगा इसको, न तो फिर गुना करके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 करके निकालना है। आपका जो है ना विद्युत बल, कौन बल, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, प्रकृति का सबसे कमजोर जो नाभिकीय बल होता है ना उसके गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। और विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात जो है होता है ना, वो जानते हैं कितना होता है, 10⁻42। ये हमारा भूलाना, लेकिन ये बतिया के मत भूलाना कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होता है। तो जवाब आएगा कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 10⁻42 होता है। अब खत्म है, कुछ है ये नहीं। कहते हैं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो कूलॉम का नियम। ये सब बात अगर बोले अब 5 मिनट का क्लास है। प्रवैधुतांक का मात्रा क्या होता है, कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ले कोई नहीं पूछेगा। अरे नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, और नीचे पावर माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में। तो देखिए, तो यह तो आया है कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। देखो, माध्यम का प्रवैधुतांक या माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता का SI मात्रक बताइए। ले अब कुछ नहीं, जैसे यहां से सब्जेक्टिव क्लियर कीजिएगा, आपके सामने 7 ऑब्जेक्टिव एकदम द्वार पर खड़ा रहेगा। याद रखना, अब सलन आर इसको पढ़ा जाता है। बोलो कौन आर, तो अब सलन आर। अब सलन आर किसको दर्शाता है, माध्यम का प्रवैधुतांक या माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता। माध्यम का प्रवैधुतांक या माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता को अब सलन आर के द्वारा दर्शाया जाता है। अब खत्म हो, 2 मिनट। सबसे पहला बात, ये अवसलन आर जो है वो मात्रकहीन और विमाहीन होता है। मात्रकहीन और विमाहीन होता है। बताइए अवसलन आर क्या होता है,
क्या जवाब दीजिएगा? मात्रकहीन और विमाहीन। अलग अलग माध्यम के लिए अपसलन आर का मान अलग अलग होता है। अपसलन आर का मान 80 होता है जल के लिए। अपसलन आर का मान 1 होता है निर्वात के लिए। अपसलन आर का मान आपका जो है ना, अपसलन आर का मान 1.005 होता है ये वायु के लिए। अपसलन आर का मान अनंत होता है, जानते हैं किसके लिए? आपका अपसलन आर का मान अनंत होता है धातु के लिए। अपसलन आर का मान आपका पेपर के लिए, किसके लिए? पेपर के लिए आपका 3.7 या 3.8 होता है। और अपसलन आर का मान आपका 3.8 से 14.7 के आसपास होता है। ये होता है ग्लास के लिए। किसके लिए होता है? ग्लास के लिए। एक बात और यहां से देखेंगे, ये सब बात ऐसी मने मने में याद कर लेना। अब सलन आर का मान जो है याद रखना, अब सलन आर का मान जो है कम से कम 1 होता है। ये आपका मिनिमम वैल्यू है। अब आपसे पूछेगा अब सलन आर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 1। और अब सलन आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? अनंत। 1 से कम अवसलन आर का मान नहीं हो सकता है। बोलेगा क्या माध्यम का प्रवैधुतांक 0.79 हो सकता है? बोलेगा नहीं। बोलने कि अवसलन आर का मान 0.99 हो सकता है, तो बोल देना नहीं। अवसलन आर का मान कभी भी 1 से कम नहीं होता है। खत्म हो गया कहानी। अवसलन आर का मात्रक क्या होता है? मात्रकहीन। अवसलन आर का मान 80 किसके लिए होता है? जल के लिए। धातु के लिए क्या होता है? अनंत। हवा निर्वात के लिए क्या होता है? 1। हवा के लिए क्या होता है? 1.005। आपका ग्लास के लिए 3.8 से 14.7। अपसलन आर का मान पेपर के लिए क्या होता है? 3। अब एक बात और है, निर्वात में 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा माध्यम में 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल के अनुपात को ही माध्यम का प्रवैधुतांक कहते हैं। जैसे अगर 2 आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल अगर एफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये Q1 और Q2 एकदम पीछे का कंसेप्ट है, अगर ये निर्वात में है तो इसका बल क्या है? एफ है। अगर इसी के बीच कीचड़ उचड़ डाल दिए एकरे बीच और इसका प्रवैधुतांक दे दिए क्या? एफ आर, तो इसका बात है क्या? एफ एम। और बीच का दूरी अगर क्या है? आर है। तो मामला क्या आ जाएगा बताओ तो? अब सलन आर बराबर एफ ए बटा एफ एम। अब सलन आर बराबर जो है ना एफ ए बटा एफ एम। थोड़ा सा इतना आप लोगों को ध्यान देना है। अब सलन आर जो है ना किसी का फिक्स वैल्यू है, इसका कोई मात्रक और विमा नहीं होता है। अब सलन आर बराबर एक संबंध होता है अब सलन बटा अब सलन नॉट। कुल्ले कहानी क्लियर हो गलो, अब खत्म हो एकदम जल्दी निर्वात के लिए अब सलन आर का मान 1, जल के लिए क्या होगा? 80। बोलेगा सर मात्रक इसका कोई मात्रक नहीं। पेपर के लिए क्या होगा? 3.8 या 3.7। वायु के लिए क्या होगा? 1.005। लेकिन ज्यादातर आंसर आप किस पे मारेंगे? 1 का। धातु के लिए क्या होता है? अनंत। और ग्लास के लिए क्या होता है? 3.8 से लेके 14.7 तक। अब कोई कुछ बोलेगा हो नहीं। माध्यम का प्रवैधुतांक या माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता का न्यूनतम एवं अधिकतम मान बताइए। न्यूनतम मान कितना होता है? 1। और अधिकतम मान क्या होता है? अनंत। अर्थात अनंत का मतलब जिसका कोई अंत न हो उसे अनंत कहा जाता है। अब कुछ नहीं, खत्म हो गए। यदि माध्यम का प्रवैधुतांक अपसलन आर है और 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बंध Q1 और Q2 दूरी पर आर दूरी पर स्थित है, तो इसके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत की बल बस कुछ नहीं, एफ ए बराबर क्या होता है? 1/4 पाई अपसलन 0 Q1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर। इसी को अगर माध्यम में अगर डाल दिया जाए, जैसे इसको माध्यम में डालिएगा फार्मूला वही रहेगा। 1/4 पाई अपसलन 0, इधर Q1 और इधर Q2 बटा कौन स्क्वायर? आर स्क्वायर। एकरे में कौन आ जाएगा? अपसलन आर। ये आपका क्या बराबर हो गया? एफ एम बराबर। हमें आशा है कि तो समझ रहा होगा, इसके बाद कुछ बोलबे नहीं करेगा।
अब रे कोई दिक्कत नहीं, कहता है वायु में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा माध्यम में उन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल के अनुपात को माध्यम के प्रवैधतांक कहा जाता है। बोलो, माध्यम का प्रवैधतांक कहा जाता है और इसके अवसलन आर के द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अपसलन नॉट और अपसलन आर के बीच को क्या बताना है, संबंध को। तो अपसलन आर बराबर अपसलन बटा अपसलन नॉट होता है, जहां अपसलन इसको पढ़ा जाता है अपसलन। अपसलन क्या है, माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता है। अपसलन आर क्या है, निर्वात के सापेक्ष माध्यम का विद्युतशीलता है। अपसलन नॉट क्या है, स्वच्छाकाश का विद्युतशीलता है। इसके बारे तो बहुत देर चर्चा हो रहा था, इसके बारे भी बहुत देर चर्चा चला है, लेकिन ये अपसलन क्या है, तो माध्यम जब किसी के सापेक्ष माध्यम ना हो तो उसके विद्युतशीलता को किससे दर्शाया जाता है चेला, तो उसके विद्युतशीलता को अपसलनार से दर्शाया जाता है। इतना से भी मन नहीं लगेगा। अब एक है कूलाम के नियम को सदिश स्वरूप को लिखें, कोई दिक्कत नहीं। कूलाम के नियम को जानबे न करता है जी। 1/4 पाई अपसलन 0 Q1 गुना Q2 बटा कॉर्न स्क्वायर होता है आर स्क्वायर। इसी में अगर दिशा देना है, इसी में अगर दिशा देना है तो सदिश स्वरूप। देखो ये आपका परिमाण है तो एजा एक दिशा लगाएंगे। याद रखना एकांक सदिश दिशा को दर्शाने के लिए परफेक्ट है। याद रखना दिशा को दर्शाने के लिए कौन परफेक्ट है, एकांक सदिश। एकांक सदिश को कैप लगाकर दर्शाते हैं, जैसे कौन कैप, आर कैप। इसको पढ़ा जाता है आर कैप। इसको क्या पढ़ा जाता है, आर कैप। ये क्या है, तो वेक्टर आर का एकांक सदिश। बोलो, वेक्टर आर का कौन सदिश, एकांक सदिश। अरे वेक्टर आर का कौन सदिश, एकांक सदिश। याद रखना यहां आर कैप भी लगा सकता है। अगर यहां आर कैप से दिल नहीं लगा तो एक बात लगाना है, वेक्टर आर कैप बराबर एकदम यहाँ थोड़ा गौर से ध्यान दो। यहाँ जो आपको दिखेगा कि अगर वेक्टर आर कैप लिखल है तो लिखाएगा वेक्टर आर बटा मॉड ऑफ वेक्टर आर। या तो ये मॉड ऑफ वेक्टर आर किसको दर्शाता है, परिमाण को। सदिश के परिमाण को दर्शाने के लिए या तो मॉड लगाते हैं या तो एरो साइन हटाते हैं। याद रखना ये वेक्टर आर है तो इसमें या तो मॉड लगा दीजिए या तीर को हटा दीजिए तो परिमाण को दर्शा देगा। जैसे अगर वेक्टर आपका एक्स है तो इसमें या तो आप मॉड लगा दीजिए या तो आप इससे तीर को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और एकांक सदिश के लिए सदिश बटा परिमाण। याद रखना एगो बात, बस एक नजर इसको देखा दिल में उसकी तस्वीर लगी। क्या नाम था उसका रब जाने, रब ने सब जानेगा। एकांक सदिश बराबर सदिश और उसी सदिश का परिमाण। जैसे अगर एक्स कैप लिखल है तो सदिश एक्स या उसका परिमाण क्या लिखाएगा, मॉड एक्स लिखाएगा या सदिश एक्स बटा केवल एक्स। उसी प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर एफ 1/4 पाई अपसलन 0 Q1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर आर कैप। तो कौन सदिश, एकांक सदिश। देखो ये परिमाण और ये दिशा, दिशा के साथ कूलम के नियम को जानना, कूलम के नियम का सदिश स्वरूप। तो ये लिखाएगा वेक्टर आर बटा मॉड या केवल आर। देखो आर स्क्वायर बटा आर तो क्या लिखा जाएगा, 1/4 पाई अपसलन 0 Q1 गुना Q2 बटा कौन क्यू, आर क्यू। बोलेगा सर आर क्यू कैसे हुआ, ओके। और इधर लिखा जाएगा वेक्टर आर। ये कौची है किया, ये सदिश के नियम का, कूलम के नियम का कौन स्वरूप है, सदिश स्वरूप है। आप लोगों को घबराए की कोई जरूरत नहीं, क्या है कि घबरा ही नहीं देंगे।
कूलाम के नियम का महत्व बताइए। तो पहला महत्व यह है कि कूलाम के नियम के सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल को बताता है। महत्व है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल किसके सहायता से? कूलाम के नियम के सहायता से दर्शाया जाता है। अगला एक और प्यारा सा क्वेश्चन है कि आपका परमाणु एवं नाभिक के बीच लगने वाला बल, परमाणु एवं नाभिक के बीच लगने वाला बल किसके सहायता से? तो कूलाम के बीच लगने वाला जो बल है वो कूलाम के नियम के सहायता से दर्शाया जाता है। आप लोगों को परेशान होने का कोई जरूरत नहीं, इतनों से मन नहीं मानेगा। इसका सीमांत क्या है? सीमांत के मतलब ही कहाँ कहाँ फेल कर जाएगा, कहाँ बोलेगा कूलाम जी की हमारे नियम नहीं लगेगा, उसी को करने कहता है लिमिट में रह, ज्यादा लिमिट पार होने के कोशिश नहीं कर। तो इसका जो सीमांत है ना, वो सीमांत ये है कि ये केवल विरामा अवस्था के लिए मान्य होता है। विरामा अवस्था में कौन आवेश? बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है। ये 10 पर पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए मान्य नहीं होगा। उसके बाद बोलेगा कि ये जो आपका कौन है, कूलाम का नियम है, बहुत अधिक दूरी के लिए भी मान्य नहीं होगा। जैसे कि एक आवेश को आप नवादा में रख दिए, एक को पटना में, दूरी हो गया 100 किलोमीटर से प्लस, क्या मान्य होगा? तो बोलेगा मान्य नहीं होगा। अर्थात इस कहानी को क्या बोला जाएगा? सीमांत। और ये कहाँ कहाँ काम आएगा, इसे क्या बोला जाएगा? महत्व। ये सब जब 2 नंबर में पूछेगा ना तो जलवा जलाल करके रख देगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विशिष्ट आवेश को परिभाषित करें। इसका कौन मात्रक, एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखें, कोई दिक्कत नहीं। विशिष्ट आवेश को परिभाषित करना है। तो देखो, किसी आवेशित कण का आवेश तथा इसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहा जाता है। अरे विशिष्ट आवेश क्या है? तो किसी आवेशित कण तथा द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहा जाता है। इसका मात्रक कूलाम और बटा क्या होगा? केजी। बीमा होगा कौची? टीए बटा एम, अने कुछ तो एम पर पावर 1 तो एम इनवर्स 1 और टीए का कौन ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। अरे ये सब एकदम चलता फिरता है। अगर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आपसे पूछ दे तब क्या होगा बाबू? तो आप जवाब दीजिएगा गुरुजी इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख देंगे और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख देंगे, तो ये आ जाएगा लगभग 1.8 गुना 10 पर पावर 11 कूलाम पर केजी। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालिए, तो अब आप पूछिएगा कि सर जी इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकलेगा कैसे? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बटा इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.8 गुना 10 पर पावर 11 कूलाम पर केजी। यहाँ और एक मामला आएगा, कौन? प्रोटॉन का पूछेगा, तो प्रोटॉन का होगा 9.6 गुना 10 पर पावर 7 कूलाम पर केजी। तो ये निकलेगा कैसे? तो यहाँ प्रोटॉन का कितना आवेश है जो रखना होगा और प्रोटॉन का कितना द्रव्यमान है जो रखना होगा, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश आपके सामने आ जाएगा। अरे पता नहीं होगा कि ये क्या क्या हो रहा है। एक और नाम आ रहा है अल्फा कण का, ये इसका आधा होता है 4.8 गुना 10 पर पावर 7 कूलम पर केजी। अब बोलेगा सर ये कैसे निकलेगा? तो प्रोटॉन अल्फा कण का आवेश यहाँ पर पुट कर देंगे और अल्फा कण का द्रव्यमान पुट कर देंगे, उसके बाद एकदम कुछ दिक्कते नहीं है। अब खत्म। देखो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, अब ये नहीं बोलना कि सर जी ये, तो बोलेगा 1.8 गुना 10 पर पावर 11 कूलम पर केजी। प्रोटॉन का क्या है?
तो आपका 9.6 गुना 10 पर पावर 7 कूलम पर केजी कैसे निकलेगा? जो भी कंसेप्ट कर दिए हैं। अल्फा कण क्या है? तो 4.8 गुना 10 पर पावर 7 कूलम पर केजी। कहानी यहाँ से क्या हो गया? समाप्त। देखिए तो आराम से देखिए, तो अभी बताए होंगे। अब सलन आर बराबर अब सलन बटा अब सलन नॉट, अब सलन आर बराबर अब सलन बटा अब सलन नॉट। एकदम कोई नहीं पूछेगा। तथा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश यह देखिए। अब भी अगर आपको बोलना पड़ेगा तो थोड़ा पानी का प्रवैधुतांक यह देखो, यह देखो। हवा में अब सलन आर का मान क्या होता है? 1 होता है, लगभग 1.005 बोले थे। यह देखो। कूलम के नियम का सदिश स्वरूप देखो तो एरा में आर कैप लगा के ये वाला लाए थे। ये देखो कहानी देखो तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो एक पीछे का मामला था, इसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। और एक बात और है कि अगर आवेश को किसी चालक पर देते हैं तो यह हर जगह समान रूप से फैल जाता है, लेकिन जब किसी अचालक गोला पर देते हैं तो इसके सतह के अलावा जहां तहां भी आवेश फैल जाता है। अर्थात अगर अचालक पर देते हैं तो जहां आवेश देते हैं वहीं रह जाता है। अगर आप लोग यहाँ तक आप लोग क्लास किए, यहाँ तक कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्यार से एक कमेंट बॉक्स में एक अंक लिख दीजिए 27112, ताकि हमें महसूस हो सके कि आप लोग कहानी लास्ट तक देखे हैं। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आज का कहानी समाप्त हुआ, जो कि पूरा के पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। और कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब जरूर मेंशन कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट एपिसोड अर्थात तीसरा दिन के लिए। आज का सभा यहीं समाप्त होता है।